हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना चालू करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी। पहले इसको एज इट इज़ उतार लेते हैं। 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे तो एक बार आ जाएगा a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा cx प्लस d/x² + 1। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको इसी तरीके से लिखते हैं, जब कोई फंक्शन में अंदर इनर स्क्वायर लगा हो तो उसको जो है cx प्लस d, अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म होता, मान लीजिए x+1 होता, तो हो जाता है a/x+1 प्लस ये हो जाता bx प्लस c/x² + 1, ये मतलब चीज़ हो जाती। तो अगला टर्म में लिख देते cx प्लस d करके लिख दिया। अगर एक और होता तो लिख देते, मतलब अगर इसके पहले एक और होता कोई लिखने के लिए तो लिख देते फिर कि dx प्लस c, इस तरीके से लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन में एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन आएंगी, उसके बाद इसको सॉल्व करना चालू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ये पहले बाहर ही रहने देते, पहले अंदर के सॉल्व कर लेते फंक्शंस। तो हो जाएगा x³ प्लस x प्लस x² प्लस 1, ये हो गया a के साथ, प्लस b के साथ हो गया x² प्लस 1 प्लस cx प्लस d के साथ हो जाएगा cx प्लस d के साथ हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। अब लिखेंगे इसको 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ax³ प्लस ax प्लस ax² प्लस a प्लस bx² प्लस b प्लस यहाँ पर हो जाएगा cx³ प्लस 2cx² प्लस cx प्लस dx² प्लस 2dx प्लस d। अब इसमें कॉमन लेना चालू करते हैं तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसमें से x³ वाले टर्म जब बाहर लेंगे तो x³ बाहर आएगा, तो हो जाएगा a, फिर उसके बाद b में कोई टर्म नहीं है x³ का, फिर आ जाएगा प्लस c, क्योंकि c में एक टर्म है x³ का और d में भी कोई नहीं है x³ का टर्म, तो x³ इंटू a प्लस c प्लस x² कॉमन लेंगे। x² में हमारे पास टर्म आ जाएगा a प्लस b और फिर हमारे पास है प्लस 2c और फिर हमारे पास प्लस d। तो एक एक टर्म पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, ये x³ हो गया और x² वाले भी टर्म हो गए हमारे पास। अभी x³ वाले टर्म ये, और हमारे पास सारे के सारे x² वाले भी टर्म हो चुके। अब x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a, फिर उसके बाद इसमें से हो जाएगा प्लस c और प्लस 2d, यहाँ पर 2d है, ये कॉमन हो गया। प्लस हमारा आएगा, उसके बाद ये 2d वाला भी हो गया, c वाला भी हो गया। अब हमारे कांस्टेंट टर्म आएंगे, तो कांस्टेंट टर्म में a प्लस b प्लस d, a प्लस b, c में हमारा कोई टर्म नहीं है तो a प्लस b प्लस d प्लस a प्लस b प्लस d। अब इसको हम लोग कंपेरिजन करना चालू करेंगे दोनों पक्षों में। तो जब दोनों तरफ LHS और RHS में जब कंपेरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि x³ का कोफिशिएंट इधर 0 है, तो यानी इसका मतलब a प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इधर हमें पता चलेगा कि a प्लस b प्लस 2c प्लस d, यानी कि x² का कोफिशिएंट इसमें 0 है, तो a प्लस b प्लस 2c प्लस d ये भी 0 है। और हमारा a प्लस c प्लस 2d ये भी 0 है, a प्लस c प्लस 2d ये भी हमारा 0 है। लेकिन कांस्टेंट के टर्म में हमारा 1 है, तो a प्लस b प्लस d बराबर हमारा
1 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना चालू करेंगे। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2d इज इक्वल टू 0। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2d इज इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। फिर उसके बाद अगर डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमें पता चला कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से नई क्वेश्चन बनना चालू करेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 होगा तो हमें पता है इस इक्वेशन से कि 2c प्लस टी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। 2c प्लस टी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है कि डी इज इक्वल टू 0 है। अगर डी इज इक्वल टू 0 है तो हमारा हो जाएगा डी इज इक्वल टू 0 होने पर ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू -1। तो c हमारा निकल के आएगा -1/2 और c इज इक्वल टू -1/2 आ गया। और एक इक्वेशन हमारी ये दी हुई है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा a, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2 और d की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अभी हमारी b की वैल्यू है बाकी। तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और a की वैल्यू यहाँ पर 1/2 दी हुई तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1 - 1/2। तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2। b की वैल्यू 1/2। तो अब हम एक एक करके वैल्यू लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू -1/2, d इज इक्वल टू 0। तो हमारा d का टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम सॉल्व करना चालू करेंगे, अब इंटीग्रेशन करना चालू करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या करते हैं, हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 जब हमने कॉमन लिया तो a/x+1 वाले टर्म में हमारा आ गया 1/x+1 dx x+1/x+1। और फिर हमारा अगला टर्म हो जाएगा b/x+1 का होल स्क्वायर। तो b/x+1 का होल स्क्वायर में हो जाएगा dx/x+1 का होल स्क्वायर। हमारा लास्ट टर्म है सी एक्स प्लस डी में d इज इक्वल टू 0 है हमारा। और d इज इक्वल टू 0 के साथ c हमारा जो है -1/2 है। तो ये यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस और 1/2 हमने कॉमन ले लिया था तो -1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा x डॉट डी एक्स बाई x² + 1। ये हमें अब टोटल इंटीग्रेट करना है। तो 1/2 कॉमन ले लिया हमने, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा log x+1 -1/x+1। ये हो जाएगा हमारा, इसको क्या करेंगे x² को t मानेंगे तो 2x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/2 log x² + 1। ये हमारा टोटल इंटीग्रेटेड टर्म आ जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 log x+1 -1/x+1 -1/4 log x² + 1। और अगर आप बालाजी की बुक से आंसर मैच कराना चाहते हैं, अगर आप उससे लगा रहे, फिर जिस भी बुक में अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें ये किया होगा कि 1/4 कॉमन ले लिया। ये टर्म आप अलग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 log x+1। ये हो जाएगा log x² + 1। और ये हमारा जो है वो आ जाएगा -1/2 x+1 आ जाएगा। ये इज इक्वल टू आई हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे 1/4 बाहर रहने देते हैं। इसमें क्या किया m log, मतलब इसमें ये होता है कि जो इनटू में रहता है log x⁴n हो जाता है n log x। तो इसमें ये हो जाएगा 2 इसकी पावर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा log x+1 का होल स्क्वायर माइनस log x² + 1 -1/2 x+1 इज इक्वल टू आई। ये हो जाएगा 1/4 log x+1 का
होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट।